नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। मैं जोविल कुमार आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कॉलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से रिलेटेड, जिससे हर टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, MP टेट, KBS तथा अन्य परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया करके अपने दिमाग को सेट कर लीजिए और आज हम पढ़ेंगे कॉलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय कॉलबर्ग का। तो कॉलबर्ग, इससे प्रश्न आ जाता है कॉलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो कॉलबर्ग निवासी थे हमारे कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है ना, सन याद रहे या ना रहे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये थे हमारे अमेरिका के निवासी। और टॉपिक है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, जो दिया था कॉलबर्ग ने। और ये किसके लिए दिया था? ये दिया था हमारे 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए दिया था। इन्होंने 4 से 16 वर्ष के बच्चों के प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉलबर्ग के सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसमें तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। ठीक है, तो इन्होंने किस पर बल दिया था? तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। और दोस्तों बता दें, इन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया था? तो इन्होंने दिया था सिद्धांत ये जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। और अगला है, इन्होंने कितने स्तर दिए थे, कितने स्तर बताए थे नैतिक विकास के? तो नैतिक विकास के इन्होंने 3 स्तर बताए थे, और तीनों स्तरों को 2-2 भागों में बांटा गया, इसलिए ये 6 अवस्थाओं में बांट दिए गए थे। ठीक है ना, तो 3 स्तर इन्होंने दिए थे जो 2-2 स्तरों में अलग अलग बांट दिए गए, जो मिलकर 6 अवस्थाओं में हो गए। ठीक है, 3 जो स्तर थे वो कौन कौन से थे वो हम समझ लेते हैं। कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी से 2 या 3 नंबर हर एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है, पहला चरण कौन सा है? पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था जो चलती है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। ये जो एज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद ही रखना होगा, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा चरण ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। और दूसरा चरण है हमारा परंपरागत अवस्था। ठीक है, परंपरागत अवस्था जो है वो चलता है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, और इसे कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। दूसरी अवस्था जो है उसे कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज, जो चलती है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक। और अंग्रेजी में ये हो गया कॉन्वेंशनल स्टेज, और हिंदी में कहेंगे परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसी तरह से अगला है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो उत्तर परंपरागत अवस्था ये चलती है 13 वर्ष से 16 वर्ष तक। ठीक है, 13 वर्ष से 16 वर्ष तक चलती है ये, और इसका अंग्रेजी में नाम है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जो 3 चरण हो गए, अब इन्हीं के 2-2 चरण और दिए थे जो 6 अवस्थाएं बन जाती हैं। तो पेपर में आ जाता है कॉलबर्ग ने कितने चरण दिए थे? तो चरण दिए थे 3, और पूछ ले जा कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो अवस्थाएं बताई थी 6। ठीक है ना, चलिए अब कैसे बताए थे 6 वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत चरण या स्तर, तो ये 3 मुख्य चरण थे इसके। ठीक है,
और 3 चरणों को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि किन किन नामों से जाना जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा शब्द हैं वो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज़ है कौन सा, परंपरागत याद रख लेंगे या फिर रूढ़गत याद रख लेंगे। ये 2 शब्द हैं, इन्हीं से हमारा पूरी तीनों स्तर समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला है हमारा पूर्व औपचारिक, इसका ये भी कहते हैं पूर्व औपचारिक नैतिकता का स्तर, ठीक है, और या फिर कहेंगे पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर। और ये भी पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं ये भी आ जाता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। अब ये जो बता तो दिया था कि ये चलता है 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब दूसरा चरण है, कौन सा चरण है दूसरा, कौन सा बताया था, पारंपरिक। तो पारंपरिक जो है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, औपचारिक, ठीक है। और पारंपरिक, और तीसरा है हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या चरण, ठीक है। तो जो दूसरा चरण है उसे किन किन नामों से जानते हैं, औपचारिक, पारंपरिक, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, जो चलता है हमारा 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। समझ गए सभी। चलिए, अगला चरण है तीसरा, जो है स्वस्वीकृत या पर औपचारिक या फिर पश्च या उत्तर पारंपरिक, और या फिर कहेंगे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या चरण, ठीक है दोस्तों। जो चलता है 13 वर्ष से 16 वर्ष तक, अवधि हमें ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चरण हो गए जो मुख्य 3 चरण थे। अब बात कर लेते हैं कोलबर्ग ने बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसके अनुसार अगर बच्चों में नैतिकता होगी तो वह विकसित माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी लाइन। अगली लाइन है, कोलबर्ग ने अपने विकास की अवस्थाओं के 3 स्तर बताए हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से बताए हैं, कौन से बताए हैं, जिनमें से पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसे बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है दोस्तों, प्री कॉन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ना कि सही गलत के मानकों द्वारा, ठीक है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। ये जो पहला चरण दिया है, पहला स्तर दिया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं, दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता ये क्या होती है, इस अवस्था के बच्चों में दंड से दूर रहने का अवप्रेरण अधिक मजबूत होता है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्राय माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला चरण, और इसी का दूसरा चरण जो है वो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो ये क्या होती है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं, यह छल योजित तथा आत्मपरपूरक पारस्परिकता होती है, न कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। अगला है अगला इसका दूसरा मुख्य चरण है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह अवस्था 10 साल से लेकर के 13 साल तक की होती है, ठीक है। यह अवस्था 10 साल से लेकर के 13 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर
आंतरीकृत कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, बालक जो है वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर आंतरीकृत कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। जैसा बालक के साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति है, वो जैसा व्यवहार कर रहा है तो वो उसी को वैसा ही मान लेता है। अगर वो उसके साथ अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा मान लेता है, अगर उसके साथ गलत कर रहा है तो उसको गलत मान लेता है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो सही या गलत का निर्णय करता है। और इसका जो अंग्रेजी में नाम है वो है लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है दोस्तों, और ये भी बांटी गई है 2 भागों में। इसके कौन कौन से हैं 2 भाग? इसके 2 भाग हैं दोस्तों। पहला है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। और दूसरा है सामाजिक अवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 चरण। मुख्य 3 चरण हैं। कौन कौन से मुख्य? पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और तीसरा बताया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, अब इसी के अन्य नाम दिए हैं, जैसे कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर और पारंपरिक नैतिकता का स्तर, और तीसरा इसको उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर। इसीलिए ये अन्य नामों से लिखा जाता है तो घबरा जाते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी बता दिया है। चलिए, इसका अगला चरण है, कौन सा है? अगला चरण है दोस्तों इसका उत्तर रूढ़िगत स्तर। उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। ठीक है, ये 5वीं अवस्था है कोलबर्ग के नैतिक विकास की। कौन सी है? उत्तर रूढ़िगत स्तर, 5वीं अवस्था है। ठीक है, वैसे तो कोलबर्ग ने 3 ही मुख्य अवस्थाएं दी थी, लेकिन तीनों को 2-2 भागों में बांट दिया, तो इसलिए वो 6 चरण हो गए। ठीक है ना, तो इसका 5वां चरण कौन सा है देखते हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है, और अंतिम है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है, तो ये थे हमारे कोलबर्ग के नैतिक विकास के प्रमुख स्तर जो हमने पढ़े। तो दोस्तों कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके आंसर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न है, साथ ही साथ आप हल करते जाएंगे और समझेंगे इसका उत्तर क्या हुआ। तो चलिए, पहला प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, और तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और चौथा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देख रहे होंगे आप सभी कि ये प्रश्न कितने बार आया हुआ है, कई एग्जाम में आया हुआ है। जैसे सीटेट फर्स्ट पेपर में आया था ये 29 जनवरी 2012 में। ठीक है, DSSB में भी आया हुआ है प्राइमरी लेवल में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। यह कथन है किसका है? यह कथन तो जब भी नैतिकता की बात आती है तो हमारा हो जाता है किसके साथ? कोलबर्ग के अनुसार। जहाँ भी नैतिकता की बात की जाएगी वहाँ कोलबर्ग आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अगर पूछे कि कोलबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हो जाएगा नैतिकता का सिद्धांत।
तो चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो कौन सा ऐसा स्तर होता है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, उसका अर्थ सूचित करता है? तो ऐसा कौन सा है? कौन सा है? तृतीय है, चतुर्थ है, प्रथम है या फिर द्वितीय है? तो कौन सा स्तर है ऐसा? कौन सा स्तर है? पहला ही स्तर है जिसमें बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें बच्चा नहीं जानता नहीं है कि नैतिकता क्या चीज़ है। इसमें तर्कना नहीं होती है, यह दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है कि सही है या गलत है। ठीक है, उसके भौतिक परिणामों के आधार पर। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित कौन सी अवस्था में होती है बताएंगे नैतिकता? पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा पश्च पारंपरिक अवस्था और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है पारंपरिक अवस्था। ठीक है, पारंपरिक अवस्था यह अवस्था 10 वर्ष से 13 वर्ष की होती है, जहाँ बच्चे दूसरों के मानकों को अपने में अंगीकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही या गलत का निर्णय करता है। इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है जो समाज में नियम अनुकूल होते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं बालक। चलिए अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद? क्या हो जाएगा इसका? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया है उसको कहा जाता है नैतिक दुविधा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है तो कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है दोस्तों, जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा वैसा ही तो बालक समझेगा। ठीक है ना, अगर बालक को आदर्श व्यवहार अगर उसको आचरण देना है तो शिक्षक को पहले आदर्श रूप में व्यवहार करना होगा। ठीक है, अगला है रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो बताइए किस स्तर को दर्शाता है ये? उसने पकड़े, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत स्तर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।